जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, ग्रीटिंग्स, खुशामदीद, आदाब। चलिए, तो हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रेजोनेंस। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। रेजोनेंस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंटेंट एंड इट्स नॉट ओनली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बट इट ऑल्सो कवर inorganic chemistry as well. And some of the in thermodynamics we will calculate the resonance energy, so it's also there. So we can say resonance सर्वव्यापी टाइप का, इट्स लाइक ओमनी प्रेजेंट इन केमिस्ट्री एटलीस्ट। और फिजिक्स में भी तो है रेजोनेंस, लेकिन एक बात है, फिजिक्स के रेजोनेंस से इसकी में मस्ती ज़्यादा है, केमिस्ट्री के रेजोनेंस से मस्ती ज़्यादा है। और यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। आपको यहाँ पे लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डीपी स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरिंग सेशन, वीकली मंथली टेस्ट, करियर गाइडेंस सेशन, सारी चीज़ें। इट्स अ कंप्लीट पैकेज फॉर यू इफ़ यू गाइज आर रियली वर्किंग अलाइंड विद अस। So I mean you can top in your competitive exams. Now अगर आपको सारी चीज़ें पसंद आती हों, आपको लॉजिकल बनाती हों, तो ज़रूर दूसरों का भला करें, उनको शेयर करिए, उनको कन्वे करिए आप। इसके लिए उनको बस गूगल पे L1 एस्पायर को सर्च करना है और देन आफ्टर अपने ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। फिर इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, इसका लाभ उठा के एग्ज़ाम्स में टॉप कर जाना है। नाउ तो आज का जो शानदार ब्यूटीफुल जबरदस्त चैप्टर है, पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, इस्तकबाल करेंगे इसका कि रेजोनेंस, भाई तुम आ गए हो, क्या बात है यार रेजोनेंस। सब फर्स्ट ऑफ ऑल विल जस्ट अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। इट्स अ पार्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये पता है आपको, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक हिस्सा है, राइट। लाइनस पॉलिंग साहब ने बहुत कुछ कहा इसके विषय में। इट्स जस्ट एक्सटेंशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम इसके विषय में पढ़ेंगे, इसकी ज़रूरत क्या थी। इट्स अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि रेजोनेंस हमको दिखाई पड़ता है। रेजोनेंस क्या है वो आपसे डिस्कस करूँगा। अरे यार जानते हो बच्चों, अभी तक जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमको लगता, हमको पता नहीं था रेजोनेंस होता क्या है। बस ये कि ये होगा तो ऐसा कर देना, ये होगा तो ऐसा कर देना। वाई वी आर सर्चिंग फॉर दिस वन, वाई, व्हाट इज़ द नीड ऑफ रेजोनेंस। ऑल दिस थिंग्स आर जस्ट आउट, वो थे ही नहीं वहाँ पर, गायब थे, absent. So now मुझे बाद में जब मालूम मिला यार इंट्रोडक्शन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन कंडीशन फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस कब होगा कब नहीं होगा, एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे लिखे जाएं और जो है ना कैसे ड्रॉ किए जाएं, और उनमें कौन कौन से उनको नियम पालन करना चाहिए, रूल्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो वी विल सी इन टूडेज कंटेंट दिस इंपॉर्टेंट पार्ट्स, विल कवर दिस टॉपिक्स। एंड इनकी शुरुआत करता हूँ मैं एक छोटे से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। इनफैक्ट टू क्वेश्चंस विल बी देयर, जो इस बात पे होगा कि किसी की शक्ल देख के क्या उसके विषय में सारी बातें पता चल जा रही हैं। ये कुछ लोग जो हैं अपना चोंगा पहने रहते हैं एक पर्टिकुलर कलर का, पर्टिकुलर तरीके का, जिससे वो बहुत सीधे सपाटे नज़र आते हैं, बट वो अंदर से वैसे नहीं होते हैं। शक्ल देख के या कपड़े से वो सीधे नज़र आते हैं, वो कहते हैं ना, फिर अंदर से वो जो है थोड़ा क्रिमिनल या ऑफेंसिव हो जाते हैं वो। या कुछ इसके उल्टा कपड़ा पहन के अपना डकैत उकैत या कुछ ऐसा डरावना रूप धारण के आया है, बट वो अंदर से वैसा है नहीं, राइट। सो क्या स्ट्रक्चर से उसके विषय में सारी जानकारी मिल जाती है बच्चों? क्या स्ट्रक्चर देख करके, शक्ल देख करके, वेशभूषा देख करके क्या उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज हम लोग समझ पाते हैं? तो इसका आंसर है यस। ट्रू स्ट्रक्चर तो देखो उसी को बोलते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर जिससे मॉलिक्यूल के सारे गुण। भाई हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं यार, तो साइंस का तो देखो थीम ही यही है, जिसमें उसके नाम से, उसका नाम ऐसा दो कि नाम से उसकी सारी बातें मालूम चल जाए, उसके स्ट्रक्चर से उसकी सारी बातें मालूम चल जाए। तो ट्रू स्ट्रक्चर उसी को बोलते हैं जिस स्ट्रक्चर से उस मॉलिक्यूल के विषय में सारी जानकारी मालूम चल जाए, उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमको निकल के आ जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस स्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैं आपको छोटे छोटे पिद्दी भर के बहुत ही मासूम और खेलने वाले सवाल देता हूँ। आपको बताना है कि क्या उस स्ट्रक्चर से कौन कौन सी बातें निकल के आ रही हैं। आपके स्क्रीन पे सवाल है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर करेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ CH4। तो CH4 के फॉर्मूले से कौन कौन सी बातें डराइव्ड होती हैं, निकल के आती हैं ना। ये आपको बताना है ABCDE।
मतलब CH4 का जो स्ट्रक्चर है जो आपने पढ़ा हुआ है उससे कौन कौन सी बातें निकल के आती। चलिए देखते हैं आपने जो पीछे पढ़ा है कितना आपको आइडिया है। टाइम अलॉटेड इज 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स में आपको आंसर करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय शुरू हो गया है। मेरे पास में घड़ी है, मैंने उसको टाइमर यहाँ सेट कर दिया है और आप लोगों को कॉपी पेन ले करके ऐसे पढ़ना जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बहुत ही प्लीजेंटली सीखते हुए बच्चों। कम ऑन, आपको CH4 के स्ट्रक्चर को यूज करना है एंड यू हैव टू थिंक अबाउट दिस पॉसिबिलिटीज A, B, C, D and E. Which of these properties can be derived from the structure of CH4? Yeah, please come on. Last 25 seconds बच्चों। Very nice, you are doing very good. Last 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। और देखो ये घंटी बज गई बच्चों, टाइम ओवर हो गया हमारा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे, अगर आपने सही किया है तो बहुत अच्छे, और गलत हुआ है तो और भी अच्छी बात है, आप सीख जाने वाले हो, है ना। तो मैंने क्या कहा था कि जिस स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज निकल के आ जाए, इट मीन्स दैट स्ट्रक्चर विल बी द ट्रू स्ट्रक्चर। सो वी नो दैट इन CH4 we know that in CH4 the methane is tetrahedral, bond angle is 109 degree 28 minute. You know these bonds which are shown by normal lines are in the plane. वो जिस प्लेन में ड्रॉ किया जा रहा है उसी प्लेन में है ये, इन द प्लेन। और जो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको वेज बोलते हैं, WEDGE वेज। तो वेज जो होता है आउट ऑफ प्लेन या टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, मेरी तरफ आ रहा है, अगर मेरी नकिया में घुस जाएगा और ये जो हमसे दूर जा रहा है, डैश, इसको डैश बोलते हैं, इट्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। मैं देख रहा हूँ मुझसे दूर भागा चला गया, मैं कहाँ गया, अरे हाइड्रोजन, कह रहे भैया आ रहे हैं, कह के भाग गया, वो बहुत दूर चला गया। एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन, और यू कैन से 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, राइट। सो बॉन्ड एंगल 128 मिनट, बिल्कुल सही बात है। These angles are 109 degree 28 minutes. इस स्ट्रक्चर को देख के मालूम चला, gives only one type of CH3Cl, only one type of, here should be gives only one type of CH3Cl on chlorination. क्लोरीनेशन से करेंगे तो चाहे इस हाइड्रोजन पे आओ, चाहे इस हाइड्रोजन पे, चाहे इस हाइड्रोजन पे, चाहे इस हाइड्रोजन पे, we get only one type of CH3Cl, ये भी सही है। I mean CH3Cl जो है एक ही टाइप का, एक ही क्लोरीन, मतलब एक क्लोरीन लगाओगे तो वो हर जगह एक ही टाइप का दिखाई पड़ेगा। क्या समझ नहीं आया? लेट्स अंडरस्टैंड, ये समझाया मैंने आपको। देखो अगर क्लोरीन मान लो ये है, प्रोपेन है, यहाँ क्लोरीन लगाओगे तो 1 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, और यहाँ लगाओगे आप तो 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। इट्स 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन। सो दिस टू आर नॉट इक्वल, दे आर डिफरेंट, बट हियर since here we have only one carbon atoms and bonding are very symmetrical, so कहीं भी लगा दो बात वही है, तो only one type of मिलेगा। क्लियर? अब तो समझ आ गया होगा। नॉन पोलर, बॉन्ड में पोलरिटी है बट पोलरिटी कैंसिल आउट हो गई, स्ट्रक्चर से नॉन पोलरिटी मालूम चलता है, बिकॉज इट्स वेरी रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, सो पोलरिटी विल बी कैंसिल्ड आउट। ओके, टेट्राहेड्रल, वो हो कांट गिव एडिशन रिएक्शन। एडिशन कौन करेगा? जिसकी ज़रूरत है, पूरी नहीं हुई है, कह रहा भैया और दो और दो। और ये और जानते हो बच्चों, भी कोरोना की वजह से BHU मेस बंद है, तो कल हम लोग बिस्किट ले गए थे अपने खाने के लिए BHU में, तो कुत्ते देख के दौड़े चले आए। उन पता है गोबर खा रहे थे सब, गोबर में मतलब मुंह लगाया हुआ था, पता नहीं खा रहा था कि सूंघ रहा था, कुछ खोज रहा था, भगवान जाने। और जो बड़े हेल्दी मोटे तगड़े थे, 6-7 महीने से मेस चल नहीं रहा, बेचारे पता नहीं क्या खाते होंगे, तो उनको बिस्किट दिया ना, से टूट पड़े उसके ऊपर। अब 4-6 बिस्किट से क्या ही पेट भरेगा, इतने सारे कुत्ते हैं BHU में। तो वो एडिशन रिएक्शन, बिस्किट पीछे क्यों भाग रहे हैं बताओ? उनका पेट नहीं भरा है, अनसैचुरेटेड है, ज़रूरतें पूरी नहीं हुई हैं। तो इसके तो 4 ही वैलेंसी पूरी हो गई यार, 1 2 3 4 स्ट्रक्चर में दिख रहा है, तो ये एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, बिल्कुल सही नहीं देगा, और ये बात स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा है। तो CH4 का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है
it explain, or you can say all A to B, all properties are derived from this structure, and therefore this one is true structure of the methane, right? So मीथेन को हम लोग एक सिंगल, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि मीथेन कैन बी एक्सप्लेन बाय ए सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर. यस, you can write down, you can note it. Methane can explain by single electronic structure. Methane can explain by single electronic structure. Okay, इसलिए this structure is called true structure of the methane. Is called true structure. और क्योंकि वो उसको सब समझा दे रहा है, तो क्या ये हमेशा होता है? इज इट ऑलवेज फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स? आई मीन किसी मॉलिक्यूल को हम लोग एक सिंगल स्ट्रक्चर से कैन वी एक्सप्लेन इट? लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ये आपके स्क्रीन पे एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है बच्चों. 1,3-ब्यूटाडाइन है ये. दिस वन इज 1,3-ब्यूटाडाइन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर करेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल? जस्ट डू इट. इस स्ट्रक्चर फॉर्मूले से 1 2 3 4 कार्बन एटम्स 1,3-ब्यूटाडाइन out of A to E, which of the properties can be derived? Which of the properties can be derived? So time allotted is again 1 minute 60 seconds. Come on everyone, कोई पेन उठाओ, टूट पड़ो भाई बच्चों. Your time starts. ये सवाल आपके स्क्रीन पर है पूरे 2 करोड़ रुपए के लिए. वर्चुअल पढ़ाई, वर्चुअल पैसा, लेकिन इम्पैक्ट रियल होता है केमिस्ट्री की तरह से. समझ रहे हो ना? बुखार आने पर पैरास्टामोल खाया, टेम्परेचर डाउन होता ही होता है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. कम ऑन, थिंक अबाउट इट. विल ऑल दिस प्रॉपर्टी और विच ऑफ दिस प्रॉपर्टीज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द 1,3-ब्यूटाडाइन? कम ऑन, टूट पड़ो यार. कितनी मज़ेदार बात है भाई, कितने शानदार तरीके से हम लोग रेजोनेंस सीखने के इंट्रोडक्शन के शुरुआत में हैं. आई मीन दिस थिंग्स विल लेट अस, वी विल इम्पार्ट अस द ब्यूटी, द एक्साइटेशन टू अंडरस्टैंड द रेजोनेंस, यू नो. कम ऑन, लास्ट 15 seconds. 5 4 3 2 1 and time over. Yeah. Oh my God. Now let's see बच्चों, चलिए देखते हैं हम लोग इसको. कैन गिव एडिशन रिएक्शन. ओबियसली अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, तो इट कैन गिव एडिशन रिएक्शन ना. यह है 1,3-ब्यूटाडाइन. तो कह रहे ऑन एडिशन 1 मोल ऑफ Br2 फॉर्म ओनली 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट. दिस वन, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों. अच्छा, कुछ बातें मैं यहाँ बातचीत में आपके सामने रख दूंगा, बट दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वैल्यूएबल, विल बी डिस्कस्ड, विल बी एनालाइज लेटर ऑन. सो एट दिस जंक्चर यू शुड एटलीस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट. लेट्स नंबर द कार्बन एटम 1 2 3 and 4. सो हियर ब्रोमीन इज एड ऑन द कार्बन 1 and 2. इट्स ऑल्सो नोन एज 1-2 एडिशन. इट्स ऑल्सो नोन एज 1-2 एडिशन. ओके, सो ये कह रहा है कि 1 मोल Br2 में ऐड करते हैं तो सिर्फ एक तरह का प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज़ 1-2 एडिशन. ये गलत बात है. पता है आपको, 1-2 तो मिलता है. ब्रोमीन 1 2 3 4 एडिशन करने पर 1-4 पर भी जाके जुड़ जाता है कि हाउ प्रोडक्ट हमको ये मिलता है बच्चों, ये मिल जाता है. ये Br और ये Br कहाँ गया? 1-4 पे. वाओ, लेट्स सी इट. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4, इट इज़ कॉल्ड 1-4 एडिशन. और जानते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे ये हमको 80% मिलता है, ये 20% मिलता है. तो कह रहा है कि सिर्फ 1-2 मिलता है, ओनली 1 टाइप ऑफ. नो. आई मीन अगर अच्छा कैसा रिएक्शन हुआ? इट्स रिएक्शन रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन. कैसा हुआ है? रेजियो, बिकॉज हियर वी गेव 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट and this one is 80% major product. So it's a regio selective reaction and ये हुआ गलत, क्योंकि only 1 नहीं मिलता बल्कि यहाँ 2 मिल रहा है. राइट नाउ
बॉन्ड लेंथ ऑफ C2C3, दिस बॉन्ड लेंथ इज 154 पिकोमीटर। ये 154 C सिंगल बॉन्ड C की लेंथ होती है, राइट। 154 C सिंगल बॉन्ड C की लेंथ होती है। सिंस हियर दिस मीन सिंगल बॉन्ड, तो इसकी लंबाई इतनी होगी, जो कि गलत है। एक्सपेरिमेंट किया गया तो पाया गया ये 154 से कम है, लेस देन 154, लेस। क्यों, पढ़ेंगे आगे। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर could not explain the all properties of this molecule. I mean, this is not a true structure. Now, bond length of C1 C2 डबल बॉन्ड है 133, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की लंबाई होती है, ये भी नहीं पाया गया। लंबाई ट्रू स्ट्रक्चर में जो एक्सपेरिमेंट से पाया गया इज मोर देन दैट ऑफ सिंगल डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कंपेरिजन में इसकी लंबाई क्या हुई, ज़्यादा, और सिंगल बॉन्ड तुलना में इसकी लंबाई क्यों हुई, कम। मतलब जो दिख रहा है वो सही से उस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इट्स ए प्लेनर मॉलिक्यूल, यस, ये पाया गया मॉलिक्यूल इज़ प्लेनर। सो नाउ क्या इस स्ट्रक्चर से हम लोग मॉलिक्यूल को पूरी तरह समझा पा रहे हैं? व्हाट वी शुड से, नो, एब्सोल्युटली नो। कुछ बातें तो निकल के आ रही हैं, कैन गिव एडिशन रिएक्शन, कुछ बातें निकल के आ रही हैं, कुछ बातें निकल के नहीं आ रही हैं। इसलिए जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स हैं, हम लोग स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ करते हैं, मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए। स्ट्रक्चर इज ए थियोरेटिकल आइडिया, यू नो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मॉलिक्यूल को समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, इनफैक्ट ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स को हम उनको एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझा लेते हैं। और जब वो स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टीज समझा ले रहा है, इट मीन्स दैट स्ट्रक्चर इज ट्रू स्ट्रक्चर। बट एट द सेम टाइम there are molecules which could not even till now explain by single electronic structure। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम लोग एक स्ट्रक्चर से पूरी तरह समझा नहीं पा रहे हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को समझाने के लिए वी ड्रॉ नंबर ऑफ तो हम हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, ऐसे मॉलिक्यूल को समझने के लिए हम बहुत सारे काल्पनिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, बिकॉज ट्रू स्ट्रक्चर पता नहीं है। ट्रू कौन होता है, जिस एक स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल को पूरी तरह एक्सप्लेन कर पाएँ। सो सिंस वी डोंट हैव ट्रू स्ट्रक्चर, सो वी जस्ट ड्रॉ नंबर ऑफ हाइपोथेटिकल इमेजिनरी स्ट्रक्चर ट्रू to derive the properties of molecule, and these structures are called resonating structures, canonical structure, contributing structure। तो किसी मॉलिक्यूल को समझाने के, जिस मॉलिक्यूल को समझाने के लिए हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नहीं है, और यू कैन से एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जिस मॉलिक्यूल की सारे प्रॉपर्टी समझा नहीं पा रहा है, उसके लिए हम लोग बहुत सारे, क्योंकि एक से काम हो नहीं पा रहा है, काल्पनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, बिकॉज ट्रू पता नहीं है। इस घटना को रेजोनेंस बोलते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलके ट्रू मॉलिक्यूल के बातें बताते हैं। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? नाउ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी क्या हुआ, हमारे देश के बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके अमेरिका, लंदन चले जा रहे हैं। मेरे पड़ोस में घटना घटी है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड मुझे उस दिन रेजोनेंस को समझाने के लिए एक नया एग्जांपल मिल गया, बहुत मज़ा आया मुझे। एक दादी थी, वो मिठाई खिलाने मुझे ले आई। मैं, क्या हुआ दादी, क्या हुआ? कह रही मेरी बेटी को ना बेटा पैदा हुआ है वो लंदन में। तो वो अपने हस्बैंड से लंदन में है, मेरा जो दामाद है वो वहाँ इंजीनियर है, मेरी बेटी वहीं रहती है, तो उसको बेटा पैदा हुआ है। तो कहीं जानते हैं उसकी नाक मुझे पड़ी है, उसका चेहरा जो है उसके पापा को पड़ा है, ये उसको पड़ा है। ये एक्चुअली मेरी बेटी से पूछती हूँ किसको पड़ी है, किसको पड़ा है, तो वो एक्चुअली में उसका जो रियल स्ट्रक्चर देखी तो है नहीं। तो उसको बताने के लिए वो बाकी जो भी रिलेटिव्स हैं उनके चेहरे को यूज कर रहे हैं। कह रहे हैं उसके मम्मी, उसके पापा, उसके दादी, दादा, नानी, नाना, भैया, बहन, जो भी है, तो उनके चेहरे को यूज करके उस पर्टिकुलर बच्चे के चेहरे को बताया जा रहा है। उस बच्चे का अपना एक रूप है जो कि इसकी नानी को पता नहीं है। तो उस बच्चे के रियल, उस बच्चा कैसा दिखता है, उसका एक अपना रूप है, उसका अपना एक एग्जिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि वो उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस है जो कि इनको पता नहीं है। इसको बताने के लिए वो बहुत सारे चेहरों का यूज कर रही हैं, नोन चेहरे, है ना। लेकिन ये बच्चा इनमें से किसी की तरह पूरी तरह नहीं है, कुछ इनकी तरह है, कुछ इनकी तरह, कुछ इनकी तरह, कुछ इनकी तरह, है ना। तो इन सभी में से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लेके बनता है। ऐसे ही रेजोनेंस है।
रेजोनेटिंग जो मॉलिक्यूल होते हैं उसका ट्रू स्ट्रक्चर होता है जो कि अपने को पता नहीं है। ये सभी हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। हाइपोथेटिकल और रेजोनेटिंग, या इनको हम लोग कैनोनिकल बोलते हैं, कैनोनिकल, या इनको हम लोग इमेजिनरी या कंट्रीब्यूटिंग बोलते हैं। कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूटिंग मीन्स ये सबके मिल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सब मिल के योगदान दे रहे हैं इस ट्रू मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज़ के तरफ, राइट। तो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस एक ऐसी कितनी शानदार घटना है जिसमें एक मॉलिक्यूल जिसके स्ट्रक्चर, जिसका हमें ट्रू स्ट्रक्चर पता नहीं है, को समझाने के लिए हम लोग बहुत सारे काल्पनिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, उसकी हेल्प से इसको समझते हैं। इस घटना को रेजोनेंस, इन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग हाइपोथेटिकल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बच्चा है कभी नानी, ऐसा नहीं कि वो बच्चा जो है वो बच्चा कभी नानी बन जाता है, कभी नाना बन जाता है, कभी बाबूजी बन जाता अपना, है ना, कभी माँ बन जाता है। ऐसा नहीं होता। कभी दादी बन जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। उस बच्चे का अपना एक रूप है जो कि इन लोगों की हेल्प से हम उसकी नानी समझने की कोशिश करें कैसा है वो। तो दिस बिहेवियर यू कैन से एनालॉग फ्रॉम द रेजोनेंस। ओके बच्चों, सो वी कैन राइट इट। इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं? रेजोनेंस इज अ फिनोमिना, ये एक घटना है, फिनोमिनन इन विच number of electronic structures are drawn to explain the properties of a molecule, which could not explain by single structure, which could not explained by single structure, जिसको हम सिंगल स्ट्रक्चर से समझा नहीं सकते। मतलब सिंगल स्ट्रक्चर समझा नहीं सकते मतलब उसका हमें ट्रू स्ट्रक्चर पता नहीं है। को एक्सप्लेन करने के लिए एक घटना जिसमें हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं इज कॉल्ड रेजोनेंस, इस घटना को हम रेजोनेंस बोलते हैं। एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर या इमेजिनरी स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये आतंकवादी है क्या यार? इसके भयानक नाम है यार बच्चों, इसके बहुत सारे नाम हैं। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ओके, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इसके इतने सारे नाम हो गए। कंट्रीब्यूटिंग, इट्स द वर्ड इज कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग रेजोनेंस क्यों पढ़ रहे हैं। भैया खुशी से नहीं पढ़ रहे, मजबूरी है यार। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को हम लोग एक स्ट्रक्चर समझा ही नहीं पा रहे हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं मॉलिक्यूल को जानने के लिए, उस मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से नहीं जान पाते हैं। कुछ बातें निकल के आती हैं, कुछ नहीं निकल के आती हैं। नाक तो मिल रहा है, कान नहीं मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है। उस स्ट्रक्चर को, उस मॉलिक्यूल को समझने के लिए स्ट्रक्चर जो होता है ना डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? मॉलिक्यूल के ऊपर। स्ट्रक्चर कह रहा है कि मॉलिक्यूल एसिड है, मॉलिक्यूल थपड़िया दिया उसको, अरे एसिड नहीं है बेस है, हम मामला खराब हुआ। तो मॉलिक्यूल ओरिजिनल है। आपकी शक्ल देख के लग रहा है कि आप पढ़ने में तेज़ नहीं हो, लोग कहते हैं शक्ल से गधा लग रहा है। अब बोलना शुरू किया तो लोगों की हालत खराब हो गई, यार बड़ा तेज, बड़ा विद्वान है। तो जो कर रहा है, जो उसका बिहेवियर है, जो करेक्टरिस्टिक है, दैट इज एक्चुअल एंड ऑल अदर थिंग्स आर थियोरेटिकल। रेजोनेंस एक थियोरेटिकल फिनोमिना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक्सटेंशन है। रेजोनेंस इज एक्सटेंशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक्सटेंशन है और इसके द्वारा हम लोग मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। क्लियर? हाँ, कुछ बातें और बहुत ज़रूरी हैं। तो डेफिनेशन जो दिया हुआ है NCERT में कि द पोलरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल
बाय द इंटरेक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स। 2 पाई बॉन्ड्स की वजह से डिलोकलाइजेशन जब होता है तो उसको सिंगल स्ट्रक्चर से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उसके लिए कई स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है, या एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर। दीज आर द कंडीशंस फॉर कंजुगेशन। तो अगर कहीं पर पोलरिटी पैदा होती है 2 पाई बॉन्ड में कंजुगेशन की वजह से या पाई बॉन्ड और लोन पेयर में कंजुगेशन की वजह से, तो उसको हम लोग वहाँ पे हम लोग उसके लिए कई काल्पनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाते हैं। उस मॉलिक्यूल के बहुत सारे काल्पनिक स्ट्रक्चर होते हैं। वाई काल्पनिक? Again the same thing, because if that structure would be the true structure, then the structure will explain the molecule completely, but here it's not the case. I mean it's imaginary structure, काल्पनिक structure है या। तो बच्चों ये है डेफिनेशन जो दिया हुआ है NCERT में। हम बात समझ गए कि हम लोग यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं। एक बात और, जो ट्रू मॉलिक्यूल है, वो जो बच्चा है जो लंदन में पैदा हुआ है, ट्रू मॉलिक्यूल है, वो ऐसा नहीं कि कभी नानी बन जा रहा है और कभी नाना बन जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। वो बच्चा बच्चा ही है। तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा कि आधे घंटे पहले नानी था अब नाना बन गया, नहीं, मतलब वो ओसिलेट नहीं करता। सेकंड पॉइंट, वो ऐसा नहीं कि आधा दादी है आधा दादा है, ना ना, पूरा पूरा बच्चा है, तो वो उनके साथ इक्विलिब्रियम में भी नहीं रहता। ओके, तो ट्रू मॉलिक्यूल इज नीदर ओसिलेट्स, न तो उनके बीच में घूमता रहता है। ओसिलेट्स मीन्स टाइम डिपेंडेंट, कभी ऐसा कभी वैसा। ओसिलेट्स एमंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नॉर, न तो उनके बीच घूमता रहता है, नॉर नहीं तो नॉर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद देम, न तो नाइदर ओसिलेट्स एमंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, न तो उनके बीच में ओसिलेट्स करता है, न ही उनके साथ इक्विलिब्रियम में होता है। बट इट हैज़ इट्स ओन एग्जिस्टेंस, बट इट हैज़ इट्स ओन एग्जिस्टेंस, उसका अपना अस्तित्व है जो कि हमको पता नहीं है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई कि वो बच्चा न तो कभी नानी न कभी नाना बनता है, नहीं आधा दादी आधा दादा है, वो पूरा पूरा बच्चा है, उसका अपना रूप है, लेकिन उसका हमें सही स्ट्रक्चर नानी ने देखा नहीं, लंदन में पैदा हुआ है। तो उसको समझने के लिए हम बहुत सारे जो नानी नाना दाई दादा मम्मी पापा यूज कर रहे हैं, दिज ऑल पर्सनस आर नथिंग बट लाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, मज़ा आया बच्चों? जरूर मज़ा आ रहा होगा। किस तरीके से सीख रहे हैं हम लोग इसको। चलो एक क्विज करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन? जरा सोच के बताना है। टाइम इज 30 सेकेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन? मैं आपका टाइम स्टार्ट करता हूँ बच्चों। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, कम ऑन। लास्ट 15 सेकेंड्स बच्चों, कम ऑन। इनमें से कौन बेंजीन का ट्रू स्ट्रक्चर है? 5 4 3 2 1 एंड टाइम ओवर। ओह माय गॉड। चलिए, तो ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में एक कहानी और सुना देता हूँ आप लोगों को। बहुत मस्ती छा रही है मुझे ना, एक कहानी और चलनी चाहिए ना बच्चों। कहानी ये है, तुमने गधा घोड़ा और खच्चर देखा है? गधा घोड़ा और खच्चर देखे हो बच्चों? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने जुबान से और अपनी आँखों से। लेट्स सी। गधा जो होता है, ऐसा कुछ पता नहीं मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। गधा जो होता है, गधा तो वो धीमे धीमे चलता है ना, लेकिन लोड ज़्यादा कैरी करता है, राइट। और घोड़ा जो होता है, वो घोड़ा पर चितक वतक पता ही है यार, बहुत तेज़ चलता है लेकिन लोड कंपैरेटिवली कम कैरी करता है। खच्चर इन दोनों के बीच का हाइब्रिड वैरायटी है, म्यूल। वो क्या करता है, गधे से तेज चलता है और घोड़े से ज़्यादा लोड कैरी करता है। इट्स अ हाइब्रिड वैरायटी। ओके, समझ गए आप? गधा घोड़ा खच्चर का बेसिक इंस्टिंक्ट समझ गए आप। अब मान लो दुनिया से खच्चर गायब हो गए, आपका बेटा पैदा हुआ, उसने कहीं गधे घोड़े खच्चर के विषय में सुना या मेरा वीडियो देखा। अब आपसे वो पूछ रहा है कि पापा पापा, मम्मी मम्मी, ये खच्चर कैसा होता है? तो तुम क्या करोगे? खच्चर दुनिया में है नहीं,
तो तुम ट्रू मॉलिक्यूल गायब है, तुम क्या करोगे? तुम बताओगे देखो बच्चे बेटा, जो गधे से तेज चलता है और घोड़े से ज़्यादा लोड कैरी करता है वो खच्चर होता है, और दिखता ऐसे ही है। इन दोनों के बीच में कुछ बताओगे? कहेगा मैं समझ गया। समझ गया क्या समझे? कि मैं समझ गया, दौड़ते समय घोड़ा हो जाता है और दौड़ते समय गधा हो जाता है। तो क्या बोलोगे? नहीं गधे, वो हमेशा खच्चर ही रहता है। कहो मैं समझ गया, उसके पैर घोड़े के होते हैं और पीठ गधे का होता है। क्या नहीं यार गधे, तुम गधे हो, वो हमेशा खच्चर रहता है, मतलब न तो ओसिलेट करता है, न उनके बीच में इक्विलिब्रियम में रहता है। दिस गधा एंड घोड़ा आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड द खच्चर इज द ट्रू मॉलिक्यूल अबाउट विच वी डोंट नो, जो हमको सीखना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करता हूँ बच्चों मैं आपसे। तो ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन, बेंजीन को एक्सप्लेन किसी एक सिंगल स्ट्रक्चर से हम नहीं कर सकते। अगर कर लेते तो रेजोनेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। तो इनमें से कोई भी ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ लेकिन बताऊँ मैं आपको, कहते हैं ना किसी चीज़ को, मेरा तो बहुत विश्वास है यार, पता नहीं आप लोगों को कितना है इसके प्रति विश्वास। मुझे प्रैक्टिस पर, अभ्यास पर इतना विश्वास हो गया है, कई बार मैं गाड़ी चलाता सोचता रहता हूँ कि मुझे ये मेरे दिमाग में जाकर फिट हो गया है कि मैं स्टीयरिंग को इतना करूँगा तो मेरी जो गाड़ी का पहिया है, मैं 4 व्हीलर ड्राइव कर रहा हूँ, तो कहाँ है और उस गड्ढे को क्रॉस कर जाएगा या पत्थर पे चढ़ जाएगा, क्या होगा। लोग बारीक बचा के ले जाते हैं, इतना ज़्यादा इस स्टीयरिंग से आइडिया लग जाता है, जानते हो। ये सोचते भी नहीं है, यदि प्रैक्टिस से आके घुस गया है। इसके लिए टैलेंट नहीं चाहिए, एक से एक सुपर डुपर गधे या इवन ऑलमोस्ट जस्ट बिफोर द पागल वाले जो लोग हैं, वो भी इतनी ही स्मार्टनेस से गाड़ी चला लेते हैं, यू नो, प्रैक्टिस। तो अगर आपको प्रैक्टिस से भरोसा है तो ये ऐसे हो जाता है। तो बताऊँ मैं आपको, मैं ये बात कर रहा हूँ केकुले साहब की। केकुले साहब केमिस्ट्री के बहुत ही महान थे, आपको मेरा प्रणाम। केकुले साहब को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला बिकॉज ये थोड़ा उसके पहले थे, बट शुरू के 5 में से 3 नोबेल पुरस्कार इनको चेलों को मिला है। पहला वॉन टॉप साहब को मिला जो इनके चेले थे। बाय द वे, केकुले साहब बेंजीन के ऊपर बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे थे, और जब बहुत डूब के काम करते हो तो आपको रिजल्ट मिल ही जाता है, सिक्स सेंस एक्टिव हो जाता है, जागृत हो जाता है। इनको सपने में दिखाई पड़ा बेंजीन का ये स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ए एंड डी को हम बोलते हैं केकुले स्ट्रक्चर, केकुले स्ट्रक्चर बोलते हैं स्ट्रक्चर ए एंड डी को। उन्होंने देखा कि सांप है, सांप का ये मुंह है और ये पूंछ है, और ये सांप का मुंह है, माउथ है, और ये पूंछ है, ये आपस में खेल रहे हैं, पता है आपको। तो ये फिर पलट गया, इसकी तरफ आ गया, ये मतलब खेल रहे हैं आपस में। कह रहे हैं कि ऐसे कुछ हुआ कि एक का जो ऐसे कुछ हुआ बच्चों, कहें कि इसकी तरफ उसका फिर पूंछ आ गया, मतलब ये इसकी पूंछ को पकड़ लिया इसकी, हैं, और फिर ये ऐसे आ गया। तो कहें जहाँ जहाँ था कि ये आपस में खेल रहे, नाच रहे हैं। तो क्या पहले ऐसे था, फिर मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले ये एक सांप जो है ऐसे था, फिर क्या हुआ कि दूसरा ऐसे था, है ना, ये ऐसे। केकुले साहब के सपने की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसे थे, यहाँ पर था, 3 सांप हो गए। फिर क्या हुआ, ये नाच के यहाँ चला आया, ये नाच के यहाँ चला आया, और ये नाच के यहाँ चला आया। उन्होंने ड्रॉ कर दिया, ये स्ट्रक्चर बन गया, समझ रहे हो आप, ये चेंज हो गया। तो ये यहाँ से गायब, यहाँ चला आया। बाय द वे, केकुले साहब को सपने में स्ट्रक्चर आया था। अभी बात, ये जो 2 स्ट्रक्चर हैं बी और सी, ये इसको हम लोग डेवार्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। डेवार्स स्ट्रक्चर ये वैज्ञानिक दिए थे, उनके नाम पर है, राइट। लेकिन ये स्ट्रक्चर ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि ये बेंजीन की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ को समझा लेता है, राइट। तो केकुले स्ट्रक्चर बेंजीन ने दिया, और इनमें से हमारे क्वेश्चन का आंसर है कोई नहीं, नो वन। तो ये डेवार्स स्ट्रक्चर बच्चों बी एंड सी, ये भी बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन को हम लोग एक सिंगल स्ट्रक्चर समझा नहीं सकते, देयरफॉर देयर इज नो ट्रू स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स सी, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। बहुत ही खूबसूरत सवाल है यार, ये बेंजीन के विषय में है। ये एक्स वाई, एक्स इस बॉन्ड को एक्स बोला जा रहा है और इस बॉन्ड को वाई। तो प्लीज़ गिव द आंसर, प्लेनर बॉन्ड। इसके विषय में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया, कौन कौन सी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, बाई सीइंग दिस स्ट्रक्चर। एंड टाइम इज 45 सेकेंड्स। वाओ, टाइम इज 45 सेकेंड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना आपको कि इनमें से प्लेनर, बॉन्ड लेंथ, इस स्ट्रक्चर को देख के कौन कौन सी बातें समझ में आ रही है। नॉट अबाउट द मॉलिक्यूल, अबाउट दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या कहता है।
कम ऑन बच्चों। नाउ 5 4 3 2 1 एंड टाइम ओवर। सो लेट्स सी, ये स्ट्रक्चर में सभी sp2 हाइब्रिड है, प्लेनर नजर आ रहा है ना बच्चों। ऑल आर sp2 हाइब्रिड, all are sp2 hybrid, so are planar. That's great. Now bond length of x is greater than y. That's great because it's a single bond. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को देख के हम क्या सोच रहे हैं, एक्चुअल मॉलिक्यूल में बेंजीन में x इज इक्वल टू वाई होता है, यू नो, बट ये गलत है। इस स्ट्रक्चर से लग रहा है कि x इज ग्रेटर देन y, सिंगल बॉन्ड है, लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। गिव्स एडिशन रिएक्शन, इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है तो लगता है एडिशन रिएक्शन देगा, बट बताओ मैं आपको बेंजीन एडिशन रिएक्शन ना दे करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, राइट। सो आई मीन इस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी से निकल के आता है, कैन ऐड 3 मोल्स ऑफ H2Cl2, ये भी बात सही समझ आ रही है। इस स्ट्रक्चर को देख करके डिकलराइज ब्रोमीन वाटर एंड बेयर्स रिएजेंट, ये बात सही है, लेकिन एक्चुअली ट्रू बेंजीन जो होता है ऐसा नहीं करता है। ट्रू में ये प्लेनर है, सही है, ये गलत हो गया। गिव्स एडिशन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। डिकलराइज, ये भी ब्रोमीन वाटर एंड बेयर्स रिएजेंट, ये ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज, प्योर ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज ये कर देगा, बट एज ए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सही लग रहा है, राइट। तो क्या हुआ बच्चों, ये बेयर सीडेंट पे रिएक्शन नहीं करेगा, ये फिर गलत हो गया, इस पर नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल से बिहेव करेगा, ओके। तो मतलब ये हुआ बच्चों कि इस स्ट्रक्चर को देख के सारे पॉइंट सही लग रहे हैं, लेकिन बेंजीन में सारी बातें सही नहीं आती। तो ये स्ट्रक्चर बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टीज समझा लेता है, बट सारी प्रॉपर्टी समझा नहीं पाता, ओके। नाउ कंडीशन फॉर रेजोनेंस, तो हमने समझ लिया रेजोनेंस क्या है। मैं फिर से आपके लिए रिपीट मार देता हूँ। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम लोग एक सिंगल स्ट्रक्चर से समझा लेते हैं। स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं मॉलिक्यूल को समझने के लिए, और अगर स्ट्रक्चर समझा दे रहा है दैट इज़ द ट्रू स्ट्रक्चर, दैट इज़ द रियल स्ट्रक्चर, बट एट द सेम टाइम देयर आर सम मॉलिक्यूल्स विच कुड नॉट एक्सप्लेन बाई सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इवन टिल नाउ। ये हमारी कमी है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। सो टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स we draw number of imaginary electronic structures. These structures are called resonating, hypothetical, canonical structure, contributing structure, right? And the true molecule is neither oscillates among resonating structures nor exists in equilibrium with them. जो true molecule है न तो उनके बीच में घूमता रहता है और न ही oscillates करता है, but it has its own existence which is still to be known, जो पता होना अभी बाकी है, okay? Now तो हमने बहुत सारी बातें पढ़ी इसके विषय में बच्चों। लेट्स सी कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है? रेजोनेंस की सिर्फ 2 छोटी छोटी बहुत ही मस्ट कंडीशन है। मस्ट कंडीशन क्या बोलते हैं? नेसेसरी कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुआ तो वहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। 2 छोटी छोटी नेसेसरी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन को हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, यस बच्चों। एक एटम के एक रिएक्टिव स्पीसीज के कंजुगेट पोजीशन पर, एक रिएक्टिव स्पीसीज के कंजुगेट पोजीशन पर दूसरा रिएक्टिव स्पीसीज आ जाए तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं, है ना। अब रिएक्टिव स्पीसीज क्या होता है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, वैकेंट ऑर्बिटल, दीज आर रिएक्टिव स्पीसीज, ओके। तो एक डबल बॉन्ड के कंजुगेट पर दूसरा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के कंजुगेट पर लोन पेयर कर दो, डबल बॉन्ड के कंजुगेट पोजीशन पर फ्री रेडिकल कर दो, ओके। तो एक रिएक्टिव स्पीसीज के कंजुगेट पोजीशन पर दूसरा रिएक्टिव आ जाए तो ऐसे सिस्टम को कंजुगेट सिस्टम कहते हैं। दिस इज सेड टू बी इन कंजुगेशन। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, प्लेनरिटी। प्लेनर होना जरूरी है। अगर प्लेनर नहीं होगा तो डिलोकलाइज ही नहीं करेगा। This thing I have discussed in much detail in discussing with conjugation in hybridization content. There I have discussed with you. So if you have missed the class, you please visit, please see, please watch that class, है ना। तो प्लेनरिटी एंड कंजुगेशन, सपोज मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। डिलोकलाइज होने के लिए रेजोनेंस में क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज करते हैं। डिलोकलाइज भी मैंने डिस्कस किया है।
जिन लोग क्लास मिस हो गई हो प्लीज़ देख लेंगे फिर से। मैंने हाइब्रिडाइजेशन में इस कंटेंट को डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, तो डिलोकलाइज मतलब एक जगह स्थिर नहीं है, वो मूव कर रहा है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, वैकेंट ऑर्बिटल, ये सभी डिलोकलाइज करते हैं वाया फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, वाया फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड्स बना के डिलोकलाइज करते हैं। ओके, पाई बॉन्ड के थ्रू डिलोकलाइज करते हैं, राइट। तो अगर ये प्लेनर नहीं होंगे, जैसे ये प्लेनर है, तो इसके बीच में ही पाई बॉन्ड बन सकता है, डिलोकलाइजेशन हो सकता है, बिकॉज ये sp2 हाइब्रिड, दिस वन इज sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड। सो हियर डिलोकलाइजेशन इज पॉसिबल, सो हियर डिलोकलाइजेशन इज पॉसिबल। ये पूरा प्लेनर है, लेट्स सी, ये ऐसे पॉसिबल है, ये इनके बीच में पाई बॉन्ड बन सकता है। बट अगर एक ऑर्बिटल ऐसा हो, एक ऑर्बिटल ऐसा हो, अगर प्लेनर नहीं होंगे तो p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर या किसी और प्लेन में हो जाएंगे। सो हियर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, बट डिलोकलाइजेशन वाया फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। सो फॉर दैट द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। तो रेजोनेंस के लिए दो मस्ट कंडीशन है, कंजुगेशन एंड प्लेनरिटी। कंजुगेशन एंड प्लेनरिटी आर टू मस्ट कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। ओके, अगर कहीं पर कंजुगेशन है, प्लेनरिटी नहीं है, सी देयर इज ए गुड एग्जांपल, देयर इज ए गुड एग्जांपल। ओहो हो, बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल आ गया भाई ये तो। यू कैन सी ये यहाँ पर यू कैन सी पाई डबल, सिंगल, डबल, कंजुगेशन है, बट दिस मॉलिक्यूल इज टब शेप। टब शेप मीन्स इट इज नॉन प्लेनर, इट्स अ नॉन प्लेनर, ये ऐसा कुछ होता है टब शेप। इट्स अ टब शेप, इट्स अ नॉन प्लेनर। ओके, ये टब शेप हुआ, नॉन प्लेनर है। ये ना, ये दोनों प्लेन के बाहर निकल जाते हैं। ये जो है ये बाहर निकलता हूँ, मोटा कर लेता हूँ इसको मैं। ये प्लेन के बाहर आ जाता है और ये प्लेन ये से टब शेप होता है, टब शेप। टब में नहाया आपने हैं, इसमें कूद के नहा लो यार, इसमें कूद जाओ, ऐसे नहा लो इसमें ब्लू राउडर लेकर के। अच्छा, टब शेप। ओके, तो ये नॉन प्लेनर है, तो कंजुगेशन तो है बट प्लेनरिटी नहीं है। तो यहाँ पे कोई पूछे रेजोनेंस होगा तो क्या बोलोगे? नो रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए दोनों का एक साथ होना जरूरी है। लेट्स सी दिस वन, देखो ये प्लेनर है, प्लेनर तो है बट नो कंजुगेशन। तो प्लेनर है बट कंजुगेशन नहीं है, इसलिए नो रेजोनेंस। रेजोनेंस तभी होगा जब प्लेनर और कंजुगेशन दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। लेट्स सी, क्वेश्चन ट्राई करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो रेजोनेंस? सोच के बताना। टाइम इज 45 सेकेंड्स। 45 सेकेंड में इसको सोच के आंसर करो कि क्या है, इनमें से कौन कौन से रेजोनेंस शो कर सकते हैं। मतलब कंडीशन वही है, प्लेनरिटी एज वेल एज कंजुगेशन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी बच्चों, कम ऑन कम ऑन, 20 सेकेंड्स मोर। इनमें कंजुगेशन है या नहीं, यू हैव टू आंसर। सॉरी, डिलोकलाइजेशन है या नहीं, रेजोनेंस है या नहीं। डिलोकलाइजेशन जब फिनोमिना, वो कंजुगेशन प्लेनरिटी मस्ट है। वन टाइम ओवर। ओके, सो लेट्स डिस्कस इट। वैसे ये सब बातें बहुत डिटेल में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और आई थिंक आप लोगों ने उड़ा दिया होगा, इस सबको बहुत ज़्यादा काम कर चुके हम लोग। यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर न तो लोन पेयर, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 पॉजिटिव 1 माइनस हो, कितने बचे? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3 और 1 4 बम बना दिया, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है,
कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 4 ऑर्बिटल्स। इसने 4 बना दिया, 3 हाइड्रोजन से एक यहाँ। सो ना तो इलेक्ट्रॉन बचा, न ही ऑर्बिटल, नहीं कुछ। तो हियर पाई बॉन्ड के बगल में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो जिन बच्चों ने ये पढ़ा होगा कि पॉजिटिव कंजुगेशन में होता है, तो वो अपना दिमाग सही कर लें, अपने कॉन्सेप्ट को दुरुस्त कर लें। दिमाग सही मतलब कॉन्सेप्ट दुरुस्त कर लें, है ना, दुरुस्त कर लें कि कंजुगेशन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से कभी नहीं होता। कंजुगेशन के लिए रिएक्टिव स्पीसीज जरूरी है, और रिएक्टिव स्पीसीज कौन है मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ, उसको देखना है, ठीक है। यहाँ कंजुगेशन नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल है। बगल में क्या है? यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर आ गया लोन पेयर, बिल्कुल है। यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर नहीं है, कंजुगेशन ही नहीं है। पाई बॉन्ड के बगल में यहाँ कुछ भी नहीं है, कंजुगेट पोजीशन खाली है। सो आंसर इज कैन शो रेजोनेंस, आंसर इज बी कैन शो रेजोनेंस। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, पूरे 10 करोड़ रुपए के लिए। ओके 10 करोड़ रुपए के लिए, तो अमिताभ बच्चन भी इतना जल्दी नहीं देते यार। इट्स अ वर्चुअल अमाउंट बिकॉज वी आर गोइंग टू वर्चुअल स्टडी। योर टाइम कितना दूँ मैं आपको? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड इज़ मच मोर फॉर दिस वेरी स्मॉल ब्यूटीफुल मासूम सवाल के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कम ऑन। बताओ इनमें रेजोनेंस है या नहीं? टाइम ओवर। कर लिया होगा, पक्का कर लिया होगा, है ना। यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या है? लोन पेयर, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल। बोरॉन सेकंड पीरियड का 3 बॉन्ड बनाया, एक ऑर्बिटल खाली है बट इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, बिकॉज बोरॉन possess 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 बॉन्ड्स आर ऑलरेडी देयर। सो यहाँ पे कंजुगेशन, डिलोकलाइजेशन, रेजोनेंस, प्लेनरिटी सब कुछ है। नाउ लेट्स सी दिस वन। पैसा मिटा दूँ यार, ये कैसे पैसा कैसे सर आप पैसा देते नहीं है, खाली बोलते रहते हैं। दे रहा हूँ भाई, मैं दे रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जो ये पढ़ा रहा हूँ इसको सीखोगे, क्वेश्चन ट्राई करोगे, तो आईआईटी मेडिकल में सेलेक्ट होगे, तो जब बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे ना, उसमें से 10 करोड़ 20 करोड़ जो मैं दे रहा हूँ, ये उसमें से हिस्सा है ये, राइट। तो याद करना, सर ने दिया हुआ है। क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, बहुत बल्कि ग्रुप है, इतने बल्कि हैं, बहुत बल्कि ग्रुप है बच्चों, बल्कि ग्रुप्स ये इतने बल्कि हैं कि यहाँ पे जब आते हैं तो इस प्लेन को घुमा देते हैं, ये रोटेट करते हैं, ऐसे ये घुमा देंगे, इसको रोटेट कर देंगे। ये मॉलिक्यूल क्या कर देंगे? ये नॉन प्लेनर। कहें गुरुजी कैसे याद रखें? जो एग्जांपल करा रहा हूँ वही सवाल में पूछे जाएंगे। दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, ऑल्दो हियर इज कंजुगेशन, या कंजुगेशन इज हियर, यू कैन सी पाई बॉन्ड के कंजुगेट पे पाई बॉन्ड, बट मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, देयरफॉर देयर विल बी नो रेजोनेंस। तो देखो कितना खूबसूरत है ना, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है इस केस में, बट रेजोनेंस है। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। फार्मूला इज B3N3H6। इन दोनों कार्बन मान लिया जाए तो C6H6। ये ऑर्गेनिक बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, बिकॉज इसमें पोलरिटी होती है, पोलर है, देयरफॉर इट्स मोर रिएक्टिव देन ऑर्गेनिक बेंजीन। इसको बोराजीन भी बोला जाता है, या बोरेजीन, ओके, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो दिस वन इज मोर रिएक्टिव। इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ऑर्गेनिक बेंजीन के बराबर है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस वन इज पोलर, देयरफॉर मोर रिएक्टिव। सो रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ गए भाई? रेजोनेंस तुम कुछ खतरनाक चीज़ हो, तुमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यार कुछ नियम कानून तो होते ही हैं भाई, रोड पे बाएं चलो, ट्रैफिक रूल, फलाना ढिमका, है ना, मुड़ने के पहले उधर भाई सिग्नल दे दो, मुड़ने जा रहा हूँ, है ना भाई, बिना सिग्नल दिए मुड़ गए तो कोई आगे बढ़ जाएगा, और उसको कुछ होगा तो फिर बाद में तुमको कुछ होगा। तो भाई रूल्स तो फॉलो करने ही होते हैं ना। तो रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश किया और वो उस रूल को अबाइड नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। आप देश में हो, देश के नियम पालन नहीं करोगे, देश के सिविलियन नहीं माने जाओगे, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, जो भी पेनाल्टी जो भी लगेगा, ठीक है, समझ गए आप। सो बाय द वे रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस, कुछ रूल्स हैं बच्चों। रूल नंबर 1, तो रेजोनेंस लिखो आप फटाफट। रेजोनेंस इज
an intramolecular phenomena. Resonance is an intramolecular phenomena. रेजोनेंस एक इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना है, मॉलिक्यूल के अंदर होता है। इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन मॉलिक्यूल, विद इन मॉलिक्यूल। अब बच्चों बात ये समझो कि क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं बैठे हुए हैं, टक 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 40, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये 40 बच्चे बैठे हुए हैं, अभी बदमाशी कर रहे हैं, कोई इधर से उधर चला गया, कोई इधर चला गया, ये चल रहा है। ये क्लास के अंदर ही बदमाशी कर रहे हैं। तो होता है इस रो में 10 बच्चे थे, अब घट के मान लो 8 हो जाए, 7 हो जाए, यहाँ ज़्यादा हो जाए, बट कुल मिला के 40 ही रहेंगे, बिकॉज द फिनोमिना इज इंट्रामोलिकुलर विद इन क्लास। बट अब क्लास के अंदर बाहर कर रहे हैं वो, क्लास के अंदर बाहर कर रहे हैं, तब संख्या चेंज हो सकती है। तो बच्चों मामला क्या है यहाँ पर, रेजोनेंस एक इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल विल रिमेन कंजर्व्ड। उसकी संख्या कंजर्व रहेगी, संरक्षित रहेगी, कंजर्व है ना। और इसलिए चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो चार्ज भी कंजर्व रहेगा, चार्ज विल बी कंजर्व, चार्ज भी कंजर्व रहेगा, चार्ज भी कंजर्व रहेगा। मतलब सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर चार्ज सेम रहेगा। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव सेम चार्जेज, इक्वल चार्जेज। तो यू कैन से रूल नंबर 2 क्या हुआ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शुड हैव इक्वल चार्जेज, इक्वल चार्जेज। ऐसा नहीं हो कोई पॉजिटिव हो जाए कोई नेगेटिव हो जाए, नहीं, ओवरऑल सेम होना चाहिए, राइट। चलिए मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। इंट्रामोलिकुलर की बात करता हूँ बच्चों। देखो जैसे ये है, हमने बाहर से इलेक्ट्रॉन ले आए और हम इसको जो है निगेटिव कर दिए। तो ये मैं पूछूं ये फर्स्ट और सेकंड क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? बोलोगे फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो। क्यों? कहीं ये ओवरऑल न्यूट्रल है, कहीं ओवरऑल नेगेटिव है, हो ही नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया। ये तो कहीं घुसपैठ अलाउ नहीं है भाई, आतंकवादी कार्रवाई इंडिया में नहीं चलता, रेजोनेंस में तो बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान में करना हो करो। कहीं ये देखो न्यूट्रल है तो इसको भी न्यूट्रल ही होना पड़ेगा या ओवरऑल चार्ज सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं तो चलेगा, ये थर्ड है कि हाँ ये चलेगा। क्यों? ये भी ओवरऑल न्यूट्रल, ये भी ओवरऑल न्यूट्रल है। तो रेजोनेंस एक इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना है जिसमें न तो इलेक्ट्रॉन कहीं अंदर से बाहर आया न बाहर से अंदर गया, तो इसका चार्ज कंजर्व होना चाहिए, सब सारे स्ट्रक्चर्स का चार्ज सेम होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत बार सवाल आते देखा है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 3, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं, एटम नहीं। सो हियर डिलोकलाइजेशन इन रेजोनेंस, delocalization of electrons take place, not atoms, not atoms। atoms का डिलोकलाइजेशन नहीं होना चाहिए। लेट्स सी एग्जांपल। देखो बच्चों, अगर कहीं पर एटम मूव करा दिया है जैसे CH3NO2, ओके, मैंने कहा इसका रेजोनेंस ड्रॉ करता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड NOH ऐसे कर दिया। नो, इट्स रॉन्ग। कहें क्यों? ये क्या है भाई, आपने हाइड्रोजन जो यहाँ था उसे कूदा के यहाँ ले गए। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये जो एरो बना है, इस एरो का मतलब क्या हुआ जानो भाई। ये जो एरो है बच्चों, ये इस डबल हेड और दो मुँहा एरो, क्या बोलते हैं इसको? दो मुँहा डबल हेडेड एरो, यार बॉन्डेड नहीं, डबल, कहाँ गया? इस एरो का मतलब क्या हुआ? इस एरो का मतलब हुआ डबल हेडेड एरो। पहले इसका नाम देखो, दो मुँहा एरो। इसका मतलब ये दो स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किए गए हैं दोनों साइड में, ये काल्पनिक हैं। हिंदी में लिखूँ क्या? काल्पनिक, इमेजिनरी हैं, वो रियली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं।
दीज आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, है ना। क्यों ड्रॉ किए गए हैं? ट्रू मॉलिक्यूल को समझने के लिए, और यू कैन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर ऐसे कहीं लिखा गया है एरो बना के, इसका मतलब कि जो स्ट्रक्चर ए और बी हैं वो सही में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये काल्पनिक है। लेकिन अगर मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ए और बी दोनों एग्जिस्ट करते हैं, रियल स्ट्रक्चर है और ये इक्विलिब्रियम में है। ओके बच्चों, तो क्या डिलोकलाइजेशन ऑफ, तो मैंने क्या बताया रूल, ये समझ गया आप लोग। डबल हेडेड एरो, जहाँ भी ये देख जाओ, जहाँ भी दिमाग बैठा लो, ये केमिस्ट्री भैया, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। जो बात एक बार बोल दिया वो हमेशा ट्रू होगा, नो एक्सेप्शन। डबल हेडेड एरो मतलब वो दोनों जो बने हुए हैं वो काल्पनिक हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, राइट। और ऐसा मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं और इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और ये मैंने कहा कि डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस नॉट एटम, यहाँ अपने एटमों में घुमा के ले गए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हैं। एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल है इसका, CH3COH, इसका कहते हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या? CH2 डबल बॉन्ड COHH, ये फर्स्ट एंड सेकेंड कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या? व्हाट वी विल से नो, कि क्यों? कि एटम मूव कर गया। तो रेजोनेंस में एटम का मूवमेंट अलाउड नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अलाउड है। ओके, नाउ रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, हाँ, तो रेजोनेंस में सभी के पास नंबर ऑफ, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। अभी हम लोग फिर इसका रिवीजन करेंगे, फिर इस पर क्वेश्चन ट्राई करेंगे, तो कमर कस के तैयार रहो। देखो, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सभी के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। जानते हो क्यों? इसकी बात तुमको अगले रूल मालूम चल जाएगी, अभी बस इसको ध्यान रखते हैं। अगले रूल में हम इस बात को अच्छी तरह समझ जाएं कि ऐसा क्यों होना चाहिए। तो जैसे मैंने कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ किया सी, ये एक मॉलिक्यूल है, उसके पास एक अनपेयर्ड है, मैंने इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया सी, और यहाँ पे स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2, यहाँ 3 अनपेयर्ड हो गए। तो क्या ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर मैं एक ऐसा ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पर ले आऊँ, ऐसा अंतर क्या है? कार्बन 1 2 3, कार्बन 1 पे फ्री रेडिकल है, कार्बन 3 पे फ्री रेडिकल है। तो क्या ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? इज दैट हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि दोनों के पास फ्री रेडिकल संख्या सेम है, दोनों का चार्ज भी सेम है। ओके, तो ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स should have equal number of paired electrons. Is that clear? Now rule number 5, rule number 5, दोस्ती यार बराबरी मालूम होती है। कई बार लड़का या लड़की पढ़ लिख के और नौकरी पा के बड़े अच्छे पोस्ट पे चले गए, तो घर वाले जो हैं किसी बहुत अमीर घर में शादी कर देते हैं जिनसे उनका माइंड लेवल मैच ही नहीं करता है। तो फिर या लड़की बिटिया है, ताकत लायक किसी बहुत अमीर घर में शादी कर दिया, वहाँ जाके बहू नहीं बल्कि नौकरानी बन गई। बेटा की शादी बहुत अमीर घर में कर दिया, वो आई तो अपने ससुर से कह रही है, सुने आप चाय अच्छी बनाते हैं, चाय पिलाइए, आपका नाम, बड़ा नाम सुना है हमने। समझ रहे हो आप ना? ऐसा मत करना यार। तुम लोग शादी होने वाली होगी तो मेरी हेल्प ले लेना, क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है कि एनर्जी कंपेरेबल होना चाहिए, तो मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा, तुम लोग साथ दिक्कत नहीं आएगी। ओके, पूरे अधिकार से सही ज़िंदगी जी पाओगे। तो क्या बताया मैंने? बहुत चैलेंजिंग है, देखो ये जो बोल रहा हूँ मैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव कंपेरेबल एनर्जी लेवल। वाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शुड हैव कंपेरेबल एनर्जी लेवल, कंपेरेबल एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल तुलनात्मक होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा तो फिर वहाँ काम नहीं बनेगा। और पता है आपको, जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनमें
अगर इनकी वजह से एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, तो किसी के पास एक अनपेयर्ड है, किसी के पास अगर दो अनपेयर्ड है, एक है और दो अनपेयर्ड है, इन दोनों में एनर्जी गैप इतना ज़्यादा हो जाएगा कि रेजोनेटिंग नहीं आ पाते हैं। तो एनर्जी गैप कंपेरेबल मतलब तुलनात्मक, तुलना कर सके, इतना ज़्यादा अंतर हो जाए कि तुलना ही नहीं कर सकते। वे कहें कि वो हमसे अमीर है गरीब है, बातें कब करते हैं। मैं कहूँ मुझसे मुकेश अंबानी अमीर है, गजब बात है यार, वो इतना ज़्यादा फ़र्क है कि इस पर डिस्कस करना ही बेकार बात है कि नहीं। तो कंपेरेबल होना चाहिए तभी बातें करेंगे, तभी रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव कंपेरेबल एनर्जी लेवल एंड फॉर दिस टू बी हैपन दे शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अच्छा मैं कहूँगा कि एफिशिएंसी ऑफ रेजोनेंस की जो एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी ऑफ रेजोनेंस कितनी अच्छी होगी, कितना बढ़िया रेजोनेंस होगा, यह इस पर डिपेंड करता है कि एनर्जी डिफरेंस कितना कम है। इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी गैप। डेल्टा मतलब डिफरेंस, अंतर, एनर्जी गैप का कितना अंतर है। ओके, ये गैप जितना कम होगा रेजोनेंस की एफिशिएंसी उतनी अच्छी होगी, गैप जितना कम होगा रेजोनेंस की एफिशिएंसी उतनी अच्छी होगी। अगर ये एनर्जी गैप जीरो हो जाए, वाह वाह वाह, जीरो एनर्जी गैप मतलब इक्वल एनर्जी लेवल, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एनर्जी क्या हो जाए, इक्वल एनर्जी हो जाए, तो सबसे शानदार रेजोनेंस होता है। उसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट एफिशिएंट रेजोनेंस, मोस्ट एफिशिएंट रेजोनेंस, जिसमें एनर्जी गैप क्या हो जाए बच्चों, जीरो हो जाए। उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहते हैं। जब एनर्जी गैप कितना हो जाए, जीरो, एनर्जी गैप इज जीरो, मतलब सबकी एनर्जी इक्वल है। जैसे कहाँ होता है, CH3COO माइनस में, देखो CH3COO माइनस, यू कैन सी पहले जो है पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन, सॉरी नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे था, बाद में नेगेटिव चार्ज जो है इस ऑक्सीजन पे आ गया, बट अल्टीमेटली C डबल बॉन्ड O माइनस स्ट्रक्चर नंबर 1 और ये स्ट्रक्चर नंबर 2, 1 और 2 दोनों बिल्कुल एक टाइप के हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ सेकेंड, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कितना है, जीरो है। तो इनमें इनके बीच में डिलोक्लाइजेशन धकाधक भागा जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से पाई बॉन्ड से लोन पेयर बहुत तेज़ी से होगा। ओके, ये बहुत ही मोस्ट एफिशिएंट रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस के होने से जो भी होता है वो यहाँ पे उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। ओके, तो एनर्जी गैप जितना कम होगा रेजोनेंस उतना अच्छा होगा, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या इक्वल होनी चाहिए। और अगर एनर्जी गैप इक्वल हो गया तो सबसे शानदार होता है, इट्स मोस्ट एफिशिएंट, इट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और मैंने आपको यहाँ दिखाया, राइट। और यहीं पर नहीं, बहुत सारे केस में होता है, वी विल सी इट लेटर ऑन। लास्ट रूल नंबर 5, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई औकात से ज़्यादा तुम कहाँ रख लोगे यार। मान लो मेरे पास अभी रखोगे तो गड़बड़ी होगी ना, वो अनस्टेबल होगा, टूट टाट जाएगा। मेरे पेट में जगह जो है 4 रसगुल्ला खाने का है, खा लिया 40 ठो, मामला देखो गड़बड़ाएगा यार, किडनी उडनी लीवर दबेंगे, उसे पेटवा में हलचल मचेगा, बवंडर आएगा वहाँ पर, बहुत जहरीली गैसें या कुछ चीज़ें लाल पीला हरा नीला निकलेगा अंदर से बाहर। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन हैव नहीं रह सकता सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। कौन कौन होते हैं ये, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन विद मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। कोई भी ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर संभव नहीं है, वो होगा ही नहीं जिसमें सेकेंड पीरियड वाले के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया। इट्स नॉट पॉसिबल। लेट्स सी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान देखो आप। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा सवाल IIT में पूछा गया था, बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये, और इसमें कहा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया था, वो बच्चों को बेवकूफ़ बनाया था IIT ने, ऐसे ड्रॉ कर दिया। ओके, एक आप पाई बॉन्ड यहाँ आ गया और यहाँ पॉजिटिव आ गया, राइट। तो कहा फर्स्ट और सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या नहीं, सवाल कुछ इसी टाइप का ऑप्शन देके था, नहीं है। क्यों? नाइट्रोजन जो कि सेकेंड पीरियड का है, कितने बॉन्ड बना दिया, 5, 3 और 2 5 बॉन्ड।
एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और 5 बॉन्ड में 10 इलेक्ट्रॉन। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रखेगा नाइट्रोजन? औकात है इसकी? नो, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट ऑल अबाउट इट्स रेजोनेटिंग बिहेवियर, ये स्ट्रक्चर ही संभव नहीं है। ठीक है, तो ये कुल रूल रहे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको रूल समझ में आ गए होंगे। यस, रूल नंबर 1 क्या था? रेजोनेंस इज इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना। रूल नंबर 2 क्या था? चार्ज कंजर्वेशन, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास में चार्ज कंजर्व होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव हो गया। रूल नंबर 3 क्या है बच्चों? रूल नंबर 3 ये है क्या था यार? रूल नंबर 3 था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या, इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ओके, रूल नंबर 4 क्या है हमारा? एनर्जी गैप, एनर्जी गैप जितना कम होगा एफिशिएंसी ऑफ रेजोनेंस उतना ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी ऑफ रेजोनेंस उतना ज़्यादा होगा। कंपेरेबल एनर्जी के बीच में ही रेजोनेंस संभव है ना? एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो रेजोनेंस संभव ही नहीं है। मैं इस बात पे एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। रूल नंबर 5 क्या था? सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स कांट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकते हैं। ओके, तो जब भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने तो फोकस करिए इन सब बातों के ऊपर, इनमें से कोई बात अगर गलत है, वहाँ फिट नहीं हो रही है, वायलेट हो रहा है, दैट स्ट्रक्चर कुड नॉट बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमें अब आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे अपने, इन रूल्स का ध्यान रख करके ड्रॉ करना सीखेंगे। ओके, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक, तो मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला था रूल नंबर 4 के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत सा है। जैसे मैं बात करता हूँ बेंजीन के साथ फ्लोरीन, मज़ेदार बातें चलती रहनी चाहिए ना बच्चों, क्लोरीन या ऐसे ही इनके रेजोनेंस की। देखो क्या है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, फ्लोरीन से थर्ड पीरियड का है, कि अपने 3p से इसके 2p में इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2p से 2p में देगा, इसलिए इसमें प्लस आर इफेक्ट पूछा जाए, हम कहेंगे फ्लोरीन का प्लस आर इफेक्ट क्लोरीन से तगड़ा हो गया, और ये ब्रोमीन से तगड़ा होगा सेम रीजन, और ये आयोडीन से तगड़ा होगा सेम रीजन, क्योंकि एनर्जी गैप बढ़ गया। यहाँ एनर्जी गैप कम है, यहाँ एनर्जी गैप ज़्यादा है। क्लियर? एक और मैं आपको खूबसूरत एग्जांपल देता हूँ बच्चों, मज़ा आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ CF3+, ओहो हो मज़ा आ गया, और CCl3+ में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? अगर ऐसे देखा जाए तो बच्चे क्या बोलेंगे कि देखिए माइनस आई इफेक्ट ये ज़्यादा लगाता है, स्टेबिलिटी घटा देगा, और इसकी स्टेबिलिटी सिर्फ माइनस आई कंसीडर करें, इसका नाम मैं ए दूँ, इसका नाम बी दूँ, तो हम कहेंगे ए की स्टेबिलिटी कम होगी और बी की ज़्यादा होगी। बट प्लस आर इफेक्ट देखना होगा, लोन पेयर कंजुगेशन में, और वो भी कंजुगेशन यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ भी कंजुगेशन है, बट इसकी तुलना में यहाँ कंजुगेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगा। यहाँ एनर्जी गैप कम है, यहाँ एनर्जी गैप ज़्यादा, इसलिए ए की स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा होगी, और यही सही है। ए इज़ मोर स्टेबल देन बी। वाह, एनर्जी गैप जो कितना शानदार है, मज़ा आया है ना? चलिए कुछ क्वेश्चन क्विज ट्राई करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? बहुत फटाफट करते जाओ, 30 सेकंड में बच्चों, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सब 1 करोड़ के सवाल हैं, बहुत सस्ते सस्ते यार, 1 करोड़ रुपये क्या है केमिस्ट्री के लिए, है ना? सस्ते सस्ते क्वेश्चन है बच्चों, कम ऑन बताओ ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं कि नहीं? इंट्रामोलिकुलर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सारी बातें ध्यान रखो। फाइव, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम ओवर। ओके, बिल्कुल हैं जी, दोनों भी देखो कंजुगेशन में है, प्लेनरिटी है, कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या? मजाक कर रहे हो? कर दिए क्या तुम? हैं धोखे में आ गए थे? नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये देखो न्यूट्रल है, यहाँ +2 चार्ज है क्या? बिल्कुल नहीं, धोखे मत आना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा इसको बताओ, ये रेजोनेटिंग है क्या? 30 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या ये रेजोनेटिंग है? धोखा मत खाना, सचेत रहो, सावधान रहो। यस, कम ऑन। टेन सेकेंड्स,
5 4 3 2 1 टाइम ओवर। टाइम ओवर हो गया। और ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और हमने इसको अभी भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ ये, फिर 30 सेकेंड सोच के बताओ जल्दी से। 13 या 20 सेकेंड मिलेगा आपको। 20 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी, क्या ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? कम ऑन। वाह वाह वाह, क्या बात है, मज़ा आ रहा है, गुदगुदी हो रही है। कितना बढ़िया खेल रहे हैं ना हम लोग। 5 4 3 2 1 एंड टाइम ओवर। ये नहीं है, कैसे कोई तो ला दीजिए, क्योंकि कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 बॉन्ड, 10 इलेक्ट्रॉन। कार्बनवा कहाँ रखेगा? पॉसिबल नहीं है। ये बताओ ये है क्या? अब देख के बताओ, सब 1 करोड़ के सवाल हैं यार। टाइम स्टार्ट्स 20 सेकेंड्स। यस यस यस, कम ऑन कम ऑन। 5 4 3 2 1 टाइम ओवर। है क्या? नहीं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या इक्वल नहीं है। अरे यार, कोई तो हो जाए। चलो बच्चों, क्वेश्चन ट्राई करते रहना। हम लोग दो सवाल और है ना, 20-20 सेकंड ट्राई कराते हैं। ये भी नहीं है, एटम मूव कर गया है। ये है क्या? सोच के बताओ। टाइम इज 20 सेकेंड्स। है क्या? 20 सेकेंड्स। रेजोनेटिंग है क्या? यस नो, यस नो, यस नो। ठीक से देखना, पांचों नियम, चार्ज कंजर्वेशन, ऑक्टेट, टाइम ओवर। बिल्कुल हैं जी, चार्ज कंजर्व है, ऑक्टेट मतलब वही। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 से ज़्यादा तो है नहीं। मैंने कहा 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन के पास भी वही सब कुछ बिल्कुल सारे रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास आपको मज़ा आया होगा। हमने खूब खेला ना, बहुत खेला रेजोनेंस के साथ में। गधा घोड़े खच्चर वाला एग्जाम्पल, वो इंग्लैंड वाला एग्जाम्पल, लंदन में बच्चा पैदा हुआ था, कितना इंटरेस्टिंग है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेचारे कितने बड़े हैं, उनका दिल देखो, वो खुद नहीं होते हैं, किसी को समझाने के लिए आए हैं। वाह वाह, परमार्थी है भाई। तो अगर आपको क्लास आज की पसंद आई हो, मज़ा आया हो, तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ जितने बच्चे, जितने व्यूज़ हों उतने कमेंट्स हों। वो मुझे अपलोड करते हैं, मुझे अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं, मुझे नेक्स्ट लेक्चर को प्लान करने में हेल्प करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।